साथ ही जीटीए स्मार्टफोन्स एंड खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। कैसे हैं आप सब? आवाज़ क्लियर आ रही है? स्क्रीन शो हो रहा है? अगर सारी चीज़ें ठीक है तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए। हम आज की इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं और आप लोग चैट्स में देख पा रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो प्लीज़ अब उनको बंद कीजिए, चैट्स क्लोज कीजिए और जो क्लास हो रही है उस पर फोकस कीजिए। ये वीडियो मानो यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में जो 2024 का बीएड का एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है उसके लिए है। उसमें भी जिन लोगों का बीएड कोर्स है और बीएड में जो सोशल साइंस से यानी एसएसटी जिसे हम कहते हैं सोशल स्टडीज़ या समाजी उलूम के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें आपको एमसीक्यूज़ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिखाए जाएंगे यानी आपसे किए जाएंगे और उसी पैटर्न पर आपका क्या होगा, जो भी उसका आंसर होगा उसका हम एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे। और ये वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि जिन लोगों ने भी फॉर्म अप्लाई किया है उनके मेन एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चंस पूछे जाने का चांस बनता है। तो चलिए हम बिला ताखिर शुरू करते हैं और साथ में आपको ये बता दें कि ये सीरीज़ की पहली वीडियो है यानी समाजी उलूम सोशल साइंस के लिए। ये वीडियो तो आपके लिए बिल्कुल ओपन है, एक तरीके से कह सकते हैं कि आपके लिए ये डेमो क्लास है। लेकिन इसके अलावा इसके बाद वाली जो वीडियोस आएंगी वो वीडियोस आपके लिए क्या प्राइवेट्स रहेंगी, कुछ वीडियोस ही आपके लिए ओपन रहेगा। तो आप लोग में से जिन लोगों ने भी अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नोट्स हमसे परचेज किया है उन लोगों को तो ये डेली क्लासेस मिलेंगी, इस तरह की क्लासेस मिलेंगी। जिन लोग अभी नहीं किया है, अगर वो परचेज करना चाह रहे हैं, हमारा क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आप हमसे इसके लिए व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8804447115। अच्छा, कह रहे हैं इस्लामी क्लब ग्रुप में मैसेज नहीं किए। देखिए ग्रुप में मैंने मैसेज तो किया था। चलिए एक मिनट फिर से रिमाइंडर कर देता हूँ। क्या कहते हैं, एक मिनट तो ग्रुप में मैं फिर से रिमाइंडर भेज देता हूँ। ठीक है, ओके चलिए
इस्लामिक क्लब, आपका नाम, असल नाम क्या है वो तो नहीं पता है। बाकी ठीक है, ग्रुप में मैसेज का आपकी शिकायत थी तो मैंने एक मतलब फिर से उसमें रिमाइंडर भेज दिया है। चलिए हम सीधे आते हैं सवाल और जवाब के ऊपर। ऊपर देख लीजिए, आपको यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ देखने को मिल रहा है का क्या, सोशल साइंस, यानी सिर्फ और सिर्फ ये समाजी उलूम के स्टूडेंट्स के लिए है। वैसे अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, जनरल नॉलेज में ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन अगर आपको कोई और ज़्यादा इमरजेंसी काम है तो आप इसको छोड़ दीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, जिन लोगों का सोशल साइंस है उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। मुत्तहदा अमेरिका किस साल दूसरी आलमी जंग में शामिल हुआ? मुत्तहदा अमेरिका, इसको कभी कभी आप देखेंगे रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका का ले, क्या रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका भी बोला जाता है, जिसे यूएसए क्या कहते हैं, यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो। दूसरी आलमी जंग में, सेकेंड वर्ल्ड वार में कब शामिल हुआ था? 1939 में, 1940 में, 1941 में, या फिर 1942 ईस्वी में? क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या होगा दुरुस्त जवाब। तो मुत्तहदा अमेरिका यानी आलमी जंग, दूसरी आलमी जंग कब से कब, 1939 से 1945 तक। ये आपका क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वार है। आप उसी तरीके से इससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार आपका, सिस्टम क्यों है कर रहा है, सॉरी हैंग कर रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वार आपका 1914 से लेकर 1919 के बीच में हुआ था। यहाँ पर बात आपसे क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वार की गई है। सिस्टम बार बार है क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, देखिए। हम्म, चलिए देखते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं कि दूसरी आलमी जंग की, तो दूसरी आलमी जंग कब हुई थी? तो वो आपका जो है, यहाँ पर स्क्रीन पे जो चार ऑप्शंस दिए गए हुए हैं, इस ऑप्शंस में से हम देखेंगे ऑप्शन सी। सॉरी, दूसरी आलमी जंग में अमेरिका कब शामिल हुआ था? 1941 में। दूसरी आलमी जंग कब से कब तक चला था, तो उसके बारे में ये डिटेल्स आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक लड़ा गया। कब? 1 सितंबर 1940 से 2 सितंबर 1945 तक। अमेरिका कब शामिल हुआ था? तो अमेरिका उस वक्त शामिल हुआ जब जापान ने 7 दिसंबर 1941 को परल हार्बर, एक जगह का नाम है, वहां पर अमेरिका की जो कहते बाहरी फौज थी, जिसे नेवी या हिंदी में नौसेना, उस पर हमला कर दिया था। तो अमेरिका भी उस जंग में शामिल हो गया। ये जंग क्या है, दो अलग अलग तरीके से दो ग्रुपों के दरमियान लड़ा गया था। एक आपका अलाइज ग्रुप था, दूसरा आपका मुहव्वरी ग्रुप। इसको अलाइज ग्रुप को आप हिंदी में जो मित्र राष्ट्र के नाम से जानते हैं, और मुहव्वरी यानी धूरी राष्ट्र। इसमें आई बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत यूनियन वगैरह, ये सब क्या था, इत्तेहादी ग्रुप में था। और मुहव्वरी ग्रुप में जर्मनी, इटली, जापान या और भी कई सारे ममालिक थे। और इसका जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम है, अमेरिका के, सॉरी, अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका ने जापान के दो शहर पर एटमी हमला कर दिया था, एटम बम से हमला किया था। अच्छा, साउंड आप लोग को नहीं जा रही, साउंड हल्का है अजहर आलम। अमेरिका के सॉरी, जापान के दो शहर पर क्या, एक हिरोशिमा और फिर दूसरा आपका नागासाकी। नागासाकी, इन दो जगहों पे अमेरिका ने एटम बम से हमला कर दिया, जिसकी वजह से पूरा कहते शहर बर्बाद हो गया था। ये चीजें, अब एक क्वेश्चन आपका ये है कि अमेरिका ने जो एटम बम से हमला किया था हिरोशिमा और नागासाकी पर, उसका अमेरिका ने क्या नाम दिया था? उसका नाम आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छा, आवाज स्लो स्लो है। हेलो। हाँ, आवाज ठीक है। अब देखिए, अब क्या अब आवाज ठीक ठाक से जा रही है आप लोगों को? नहीं, आवाज का मसला अभी भी है।
एक मिनट, हाँ इसको सही करना पड़ेगा। आवाज़ साउंड कहाँ गया? हाँ, वीडियो कैप्चर, विंडोज कैप्चर, ऑडियो सोर्स। अब बताइए, अब आवाज़ जा रही है आप लोगों को? और बैकग्राउंड में कोई और साउंड भी तो आप लोगों से रिपीट नहीं हो रहा है? अब आवाज़ आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को ठीक से जा रही होगी। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ और चीज़ें भी हैं आप जो देख सकते हैं। को ये जंग जो दूसरी आलमी जंग है उसकी शुरुआत कब हुई? 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने क्या किया था? पोलैंड पर हमला कर दिया था। ये एक इमीडिएट को, इससे पहले भी और भी कई सारी चीजें हैं। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया। हाँ, नाहिद परवीन ने सही कहा है। लिटिल बॉय और फैट मैन ये दो नाम था जिन दो, क्या कहते हैं, जिस दोनों बम से अमेरिका ने जापान पर हमला किया था। अच्छा, औसफ अहमद कह रहे हैं यूट्यूब क्लास का पीडीएफ ग्रुप में। हाँ, पीडीएफ आपको ग्रुप में मिलेगा। मैं अभी जस्ट क्लास के बाद ही आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। चलिए, अब आवाज ठीक है? ओके, हाँ, अजहर आलम ठीक हो गया। चलिए, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं स्वराज पार्टी के बानी कौन थे? स्वराज पार्टी के बानी, देखिए जो अदर सब्जेक्ट वाले हैं उन लोगों के लिए ठीक है, सोशल साइंस का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारा जो ऐसा है जो आम मालूमात या एक शख्स को जाननी ही चाहिए। सोशल साइंस तो सबके लिए होता है। जीके वगैरह में आप अगर वीडियो देखते हैं तो कुछ आपको बेनिफिट हो जाएगा। स्वराज पार्टी के बानी कौन थे? सी आर दास, बी आर अम्बेडकर, जे एल नेहरू और एम के गांधी। क्वेश्चन नंबर 2 में बताइए क्या होगा दुरुस्त जवाब? स्वराज पार्टी के बानी सी आर दास, चित्तरंजन दास जिसको हम बोलते हैं, बी आर अम्बेडकर भीमराव अंबेडकर, जे एल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू और एम के गांधी मोहनदास करमचंद गांधी। बताइए यहां पर स्वराज पार्टी के बानी कौन थे? स्वराज पार्टी के फाउंडर कौन थे? क्वेश्चन नंबर 2 में आपका सही जवाब हो जाएगा सी आर दास, चित्तरंजन दास के नाम से जिन्हें जाना जाता है। अब थोड़ा सा और भी जान लेते हैं कि क्या स्वराज पार्टी में सिर्फ इन अकेले ही ये लोग शामिल थे? नहीं, इसके अलावा और भी कई सारे लोग थे जो उनके साथ शामिल थे। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, एन सी केलकर और अजमल खान, ये ऐसे नाम हैं जिन लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी का क़याम किया था। और लेकिन जो मेन फाउंडर, जो सबसे अहम जो माना जाता है वो क्या है? चित्तरंजन दास को माना जाता है। चित्तरंजन दास को एक और नाम देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? देश बंधु के नाम से। चित्तरंजन दास थे कौन? इनका ताल्लुक बंगाल से था। वो एक हिंदुस्तानी सियासतदान यानी पॉलिटिशियन थे और बंगाल में स्वराज पार्टी के बानी थे। क्या थे? बंगाल में स्वराज पार्टी के बानी चित्तरंजन दास रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जर्मनी में नाजी तानाशाही का कयाम कब अमल में आया? क्वेश्चन नंबर 3 में बताइए, जर्मनी में नाजी तानाशाही का कयाम कब अमल में आया? 1930, 1931, 1932 या फिर 1933? बताइए दुरुस्त जवाब क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का? जर्मनी में नाजी तानाशाही की बात की जा रही कि 1930, 31, 32 या 33? वैसे तानाशाही जो है ना, हम कह सकते हैं कि किसी एक वक्त में अचानक ये नहीं आता है, अचानक से नहीं आ सकता, बल्कि वो धीरे धीरे पैदा होता है, उसके बाद एक दिन जाकर के बहुत बड़ी शक्ल ले लेता है, यानी बड़े पैमाने पर वो हावी हो जाता है। तो शुरुआत तो हम ये कह सकते हैं कि क्या कहते हैं 1920 से 30 के दहाई में ही हो गई थी, लेकिन इसका जो कयाम असल माना एक जाता है कब? 1933 ईस्वी में। कब? जब जर्मनी पर हिटलर और नाजी जो पार्टी थी, इन दोनों का कब्जा हो गया, इन दोनों ने मुल्क की बागडोर जब संभाली, तो उसके बाद से वहां पर क्या होगा? उसके बाद से वहां पर तानाशाही आ गया।
कुछ और फैक्ट्स वगैरह है, आप जान सकते हैं, देख सकते हैं कि नाजी जर्मनी, जिसे सरकारी तौर पर 1933 से 43 तक जर्मन रीच के तौर पर जाना जाता है, और जर्मन रीच 1933 और 45 के बीच जर्मन सूबा था, और 1943 से 45 तक ग्रेटर जर्मन रीच के बीच क्या है, 1933 से 43 तक जर्मन रीच और 1943 से 45 तक ग्रेटर जर्मन रीच, कुल मिला के 1933 से 45 तक इसके बीच में केस क्या है, जिसको हम जर्मन सूबा यानी जर्मन स्टेट बोलते हैं। नाजी कब लागू हुआ, नाजिज्म जो होता है, तो जिसको हिंदी में नाजीवाद बोलते हैं, कि जब एडल्फ हिटलर और नाजी पार्टी जो, तो इन दोनों ने मुल्क को अपने काबू में किया, तो उसके बाद से एकदम तानाशाही ला दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हिंदुस्तान में पहला सूती कपड़ा मिल डैश डैश में कायम किया गया। हिंदुस्तान में पहला सूती कपड़ा मिल कब कायम किया गया? सूरत, मुर्शिदाबाद, अहमदाबाद या फिर बंबई? बताइए इस क्वेश्चन में क्या होगा सही जवाब? अच्छा, नासिबा, ओके ठीक है, अब तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है, दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बताइए, पहला सूती कपड़ा मिल डैश डैश में काम किया गया, जो कि सूरत 1970 में, मुर्शिदाबाद 1765 में, अहमदाबाद 1919 में या बम्बई 1854 ईस्वी में? चलिए आप लोग चैट में इधर उधर लड़ाई झगड़ा ना कीजिए, इधर उधर की बातें ना कीजिए। हम देखते हैं कि सूती कपड़ा मिल जो कायम किया गया बंबई में 1854 में। कभी कभी इसकी जगह पे आपको कपास भी देखने को मिल जाएगा, उर्दू में लफ्ज आप कपास भी पढ़ सकते हैं या सूती कपड़ा मिल भी। तब 1854 में पहली कपास मिल बंबई में कायम की गई, और यह हिंदुस्तान से इंग्लैंड और चीन को कच्चे कपास बरामद करने के लिए, यानी बरामद जिसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट, निर्यात के लिए एक खास सेंटर बन गया था। कौन सा? बंदरगाह के शक्ल में ये बन गया था। कब? पहला सूती कपड़ा मिल बंबई में 1854 ईस्वी में कायम किया गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दर्ज झेल में से कौन श्रीलंका को भारत से अलग करता है? बताइए क्या होगा दुरुस्त जवाब? क्या है जी? अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पिनअप करिए ना। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप वो क्या कहते हैं, ओपन ग्रुप नहीं है, सबके लिए नहीं है। जिन लोगों ने वो पीडीएफ और क्वेश्चंस वगैरह लिया है, वो ग्रुप सिर्फ उन्हीं के लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में, दर्ज झैल में से कौन श्रीलंका को भारत से, यानी श्रीलंका और हिंदुस्तान को अलग करता है, इन दोनों के बीच में कौन सा वाक़या है? बताइए क्या होगा सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 5, मनार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, हावड़ा की खाड़ी या श्रीलंका की खाड़ी? कभी कभी आपको इसकी जगह पे, खाड़ी की जगह में उर्दू में असल होता क्या है, जजीरा बोलते हैं या फिर टापू बोलते हैं। तो इनमें से कौन भारत और श्रीलंका के बीच में वाक़ है या इन दोनों को अलग करता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 5 में दुरुस्त जवाब। हाँ, सभी लोगों ने ए जवाब दिया है, बिल्कुल अच्छा। जुलेखा सिद्दीकी ने सी कहा है, गलत है, हावड़ा की खाड़ी। हावड़ा, अब देख लीजिए हावड़ा कहाँ है आपका, हावड़ा ब्रिज आप जानते हैं कि बंगाल में है। बंगाल और श्रीलंका में देखते हैं फासला किस तरीके का है, अगर आप मैप बनाने की कोशिश करेंगे भारत का इस तरह से,
मान लीजिए लगभग इस तरीके का मैप है, तो श्रीलंका आपका यहाँ पर आता है और बंगाल आपका यहाँ पर आता है। तो क्या इसके बीच में ये थोड़े है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो वाक़या है ना, इस तरीके से ये वाले की बात की जा रही है, तो आपका इसे क्या कहा जाता है, मनार की खाड़ी इसे कहा जाता है। ये कुल मिला के कितने 21 छोटे और बड़े दिलकश जजीरों का ग्रुप है। जजीरा किसे कहते हैं, जजीरा आपको पता ही होना चाहिए कि वैसा इलाका जो चारों तरफ से पानी है और बीच में कुछ क्या हो, क्या कहते हैं, मिट्टी हो, इस तरीके का कुछ इलाका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हिंदुस्तान के कौमी फूल का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, हिंदुस्तान के कौमी फूल यानी नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्लावर का नाम क्या है? कमल, गेंदा, गुलाब या फिर सूरजमुखी? बताइए क्या होगा दुरुस्त जवाब। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदुस्तान के कौमी फूल, नेशनल फूल जो है, राष्ट्रीय फूल, कमल है, गेंदा है, गुलाब है या फिर सूरजमुखी है? हाँ, तो बिल्कुल जो आपका क्या है, कमल का फूल आपका नेशनल फ्लावर है। अब जब हिंदुस्तान की बात आई है तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप जान लीजिए कि हिंदुस्तान का कौमी क्या क्या है। कौमी परचम यानी झंडा की जब बात करेंगे तो आपका तिरंगा होगा। कौमी निशान यानी नेशनल सिंबल, नेशनल सिंबल चार बब्बर शेर है। क्या है? चार बब्बर शेर। यानी आप देखते हैं ना कि भारत जो एक सत्यमेव जयते वगैरह लिखा होता है, या जितने भी सरकारी ऑफिसेज हैं उसमें आपको इस तरीके का एक ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें ये बीच में चक्र बना होता है और इधर शेर का होता है, एक इधर होता है, सामने से आपका शेर होता है और जस्ट इसमें एक पीछे, यानी चार शेर चारों तरफ से बना हुआ है। और चार बब्बर शेर जो है यानी कि फोर लायंस का ये सिंबल कहां से लिया गया हो, आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि उसका सोर्स क्या है। फोर लायन जो हिंदुस्तान का नेशनल सिंबल है वो कहां से लिया गया है। कौमी जुमला की बात करते हैं कि नेशनल सेंटेंस क्या है, राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो आपका सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते, यानी सच की हमेशा जीत होती है। कौमी तराना की अगर बात करेंगे तो आपका क्या है, हिंदुस्तान का कौमी तराना जनगण मन अधिनायक। चार शेर को बस फोर लाइन को, उसी को यहाँ पर चार बब्बर चार शेर कहा गया है। कौमी गीत कहाँ, कौन सा है हिंदुस्तान का? कौमी गीत आपका क्या है? वंदे मातरम है। कौमी तराना आपका तराना क्या था? वो जनगण मन अधिनायक था। कौमी गीत वंदे मातरम है। कौमी दरख्त की बात करेंगे यानी नेशनल जो आपका ट्री है यानी पेड़ है वो क्या है? बरगद है। कौमी जानवर यानी नेशनल आपका एनिमल कौन सा है? तो एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर है। कौमी फल की जब हम बात करते हैं तो नेशनल फ्लावर क्या है? आम है, और आम का सीजन तो अभी आने वाला ही है। हाँ, गेमिंग माइंड ने क्या कहा? सीक्रेट स्टार अशोक स्तंभ से। हाँ बिल्कुल सही बात है कि जो फोर लाइन वाला जो सिंबल जो लिया गया हुआ है वो अशोक स्तंभ से लिया गया है, नाहिद परवीन ने भी कहा है। कौमी खेल, कौमी परिंदा आपका क्या है? मोर है, पिकॉक। कौमी तकवीम यानी नेशनल कैलेंडर हिंदुस्तान का क्या है? तो शका इरा, यानी शका वो वाला जो हो जाता है ना, हिंदी में जो महीना चलता है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, ये वाला जो है क्या है आपका? वही नेशनल कैलेंडर है, शका एरा जिसको बोलते हैं। कौमी नदी नेशनल रिवर कौन सा है? तो गंगा है। कौमी खेल नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है? तो हॉकी। ये देखिए हॉकी यहाँ पर लिख दिया गया है, लेकिन अब इसमें एक अपडेट ये आया है कि हिंदुस्तान जो हुकूमत क्या है, किसी को किसी भी खेल को नेशनल गेम नहीं मानती है। तो ऑफिशियली तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आमतौर पे ये प्रचार हो गया, प्रसार हो गया हुआ है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को अब जानने या बोलने लगे हैं। तो क्वेश्चन में भी हो सकता है कि एग्जामिनर आपको ये कह दे कि नहीं,
अब तक ये चलता आया है या इस तरीके की चीज़ें हैं तो नेशनल स्पोर्ट्स आपकी हॉकी को ही हम मानेंगे, लेकिन ऑफिशियली तौर पे इसका नहीं है, क्योंकि अभी कुछ साल पहले एक आरटीआई लगा के गवर्नमेंट से पूछा गया था, तो आरटीआई गवर्नमेंट ने रिप्लाई दिया कि हम किसी भी खेल को नेशनल स्पोर्ट्स नहीं मानते हैं, बल्कि यहाँ जितने भी खेल हमारे हिंदुस्तान में हम सबको बराबर का दर्जा देते हैं और हम सबको प्रमोट करते हैं। उसी तरीके से ये इस पॉइंट को भी आप याद, हो सकता है कि अगर हॉकी का आ जाए तो आप हॉकी को लगा दीजिएगा, नहीं तो कोई भी नहीं, अगर उसमें से कोई ऑप्शन, इनमें से किसी का ऑप्शन नहीं है तो आप किसी को नहीं कर देंगे। कथकली किस सूबा का मशहूर रक्स है, बताइए क्वेश्चन नंबर 7 में। कथकली किस सूबा का मशहूर यानी बहुत ही फेमस डांस है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। नौशेबा, हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने भी यही कहा है कि कोई नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके बहुत दिनों से चलता आ रहा था यह भ्रम के तौर पर, लोग मानते आए हुए हैं कि नहीं नेशनल स्पोर्ट्स गेम है, और बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आ भी जाते हैं और उसको हॉकी को ही वो लोग सही मान लेते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन में हॉकी रहता है तो आप लगा देंगे, या फिर अगर रहता है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं तो आप कोई नहीं वाले पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कथकली, देखिए फोक डांस होता है, अलग अलग स्टेट के लिए कहीं ना कहीं, या अलग अलग इलाके के लिए कुछ वहाँ का डांस है, कल्चरल चीज़ें हैं जो बहुत मशहूर है। तो कथकली की बात की जा रही है तो किस सूबा का मशहूर रक्स है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो कथकली जो है वो आपका क्या है? केरल का है। और अब कुछ और नाम को भी हम देख लेते हैं जो अलग अलग स्टेट के लिए बहुत ही मशहूर है। बात करेंगे भरतनाट्यम का, आप देखेंगे नाम आएगा तो भरतनाट्यम कहाँ के लिए? तमिलनाडु के लिए। मणिपुरी, ये मणिपुरी में मशहूर है। उड़ीसी जो है ये उड़ीसा में मशहूर है। गरबा जो हम खेलते हैं ये कहाँ है? गुजरात के लिए बहुत ही फेमस डांस है। और बीहू का एक नाम आप सुने होंगे जो कब है? आसाम में खेला जाता है। क्या? आसाम में। कथक एक है ये उत्तर प्रदेश, आप याद रखिएगा। कथक कली जो है ये तो आपका अलग है, जो अभी आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया गया कि कथक कली जो है आपका केरल के लिए है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कथक की बात जब की जाती है ना तो कथक आपका उत्तर प्रदेश में आता है। कुचिपुड़ी आपका कहाँ? आंध्र प्रदेश में। भांगड़ा या गदा जो कहाँ है? पंजाब में। घूमर राजस्थान में। सत्रिय कहाँ है? आसाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, जिसको हम पोर्ट बोलते हैं ना अंग्रेजी में? वही। बंबई है, कांडा है, विशाखापट्टनम है या फिर मद्रास है? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है, क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखेंगे कि सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, मुंबई, यानी बंबई। उस वक्त के जमाने का बंबई था और अब वो मुंबई हो गया। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी पानी तनाजा किन दो रियासतों के बीच हुआ? कावेरी पानी तनाजा किन दो रियासतों के बीच हुआ? बताइए क्या होगा दुरुस्त जवाब? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, या फिर केरल और कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु। बताइए क्या होगा दुरुस्त जवाब? बताइए क्या होगा दुरुस्त जवाब? चलिए बताइए क्या होगा। कावेरी पानी तनाजा किन दो रियासतों के बीच है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक और फिर तमिलनाडु। क्या होगा दुरुस्त जवाब? क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर कीजिए। तो यहां पर आपका जो कि सही जवाब दिया गया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में,
कर्नाटक और तमिलनाडु। पानी का भी आप देखेंगे कि बहुत सारा जो मसला है यहाँ पर, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी का जो पानी है, उन झेलम, चेनाब, उन नदियों के जो पानी है, उसके पानी को भी लेकर के बहुत दफ़ा ये हंगामा होता रहता है, लफड़ा होता रहता है। यहाँ पर एक हिंदुस्तान की बात की जा रही है कि हिंदुस्तान में जो दो स्टेट के बीच में, दो सूबा के बीच में पानी का तनाज़ा चलता रहता है, उस तनाज़े में जो आपका कौन सा स्टेट आता है? कर्नाटक और तमिलनाडु। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सदर कौन थे? आईएनसी के फर्स्ट सदर कौन थे? बताइए क्या होगा दुरुस्त जवाब। आईएनसी के फर्स्ट सदर कौन थे? हम्म, बताइए क्या होगा दुरुस्त जवाब। आईएनसी का से मुतालिक तो आपके एग्जाम में एक नए क्वेश्चन जरूर पूछा ही जाएगा। एओ ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी या फिर दादा भाई नौरोजी। एओ ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी या फिर दादा भाई नौरोजी। चलिए हम यहां पर देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फाउंडर थे, डब्ल्यू सी बनर्जी थी, बनर्जी थे। कौन थे फाउंडर? डब्ल्यू सी बनर्जी। अब आईएनसी से मुतालिक कुछ फैक्ट्स भी हम देख लेते हैं। आईएनसी का कयाम कब अमल में आया? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कहां? बम्बई, सॉरी। पहले जो इसके सदर थे उमेश चंद्र बनर्जी, उसी उसी उमेश को हम क्या कहते हैं? डब्ल्यू सी बनर्जी। पहले मुस्लिम सदर कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। वो तीसरा जो सेशन हुआ था 1987 का, उसमें वो बनाए गए थे। कहाँ? मद्रास में। पहली खातून सदर कौन थी? एनी बेसेंट। आईएनसी की पहली खातून सदर एनी बेसेंट कब बनाई गई थी? 1917 में, कोलकाता में। पहली हिंदुस्तानी खातून सदर एनी बेसेंट, जो कि हिंदुस्तानी नहीं थी, लेकिन यहां पर अगर ये पूछा जाए कि पहली हिंदुस्तानी खातून सदर कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। 1925 में इनको बनाया गया। कहां? कानपुर में। सबसे कम उम्र में आईएनसी का सदर किसको बनाया गया था? तो कम उम्र में आपका आता है मौलाना अबुल कलाम आजाद को। कब? इनको सिर्फ 35 साल की उम्र में 1923 में बना दिया गया था। एक बात और भी है कि क्या महात्मा गांधी आईएनसी के सदर कभी बने थे? एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप कमेंट्स करके बताइए कि महात्मा गांधी आईएनसी के सदर कब से कब तक रहे थे? चलिए बताइए, महात्मा गांधी आईएनसी के सदर कब से कब तक रहे थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दिल्ली में लाल किला की तामीर किसने कराई? ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 11 में लाल किला की तामीर, दिल्ली का जामा मस्जिद है उसकी तामीर, या फिर ताजमहल की तामीर, ये सब के सब आपका क्या है? शाहजहां। इसी में एक क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किला के अंदर है मोती मस्जिद है। क्या है? मोती मस्जिद एक है, उस मस्जिद की तामीर किसने कराई थी? वो आप कमेंट्स करके बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कुछ और चीजें हैं जो आपको, कि लाल किला की तामीर जो है पांचवें मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाई। शाहजहां का दौर कब से कब तक रहा था? 1628 से लेकर 1658 तक। 17वीं सदी की 1648 से 39 के बीच में इन्होंने कराया था। उनका दौर 1628 से 58 तक था, लेकिन ताजमहल, सॉरी, लाल किला की तामीर 1648 से 1639 ईस्वी के बीच में। शाहजहां अपनी राजधानी को आगरा से मुंतकिल करके जहानाबाद बना ली थी। कहा? आगरा से मुंतकिल करके जहानाबाद में बनवाया था। और उस शाहजहां ने पुरानी दिल्ली की किले की शक्ल में लाल किला का तामीर कराया। उसके अलावा और भी नाम है, जैसे शाहजहां ने जिन चीजों को बनवाया है, आगरा का ताजमहल है, दिल्ली की जामे मस्जिद, ये सब के सब शाहजहां ने ही कराई थी।
चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे अब आ जाइए। मुस्लिम लीग ने सबसे पहले हिंदुस्तान की तकसीम का नारा कब बुलंद किया? मुस्लिम लीग ने सबसे पहले हिंदुस्तान की तकसीम का नारा कब बुलंद किया था? क्वेश्चन नंबर 12, मुस्लिम लीग ने सबसे पहले हिंदुस्तान की तकसीम का नारा कब बुलंद किया? 1906, 1916, 1940 या फिर 1904? देखिए, हिंदुस्तान का तकसीम यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ उसकी मांग तो बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन यहाँ पर यह है कि तकसीम का नारा सबसे पहले कब बुलंद किया गया। यहाँ पर राइट आंसर है 1940, 1940 ईस्वी में, टू नेशन थ्योरी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साल 1911 में क्या हुआ था? साल 1911 में डैश डैश डैश, बताइए क्या हुआ था? चार ऑप्शन है, इनमें से क्या होगा दुरुस्त जवाब? महात्मा गांधी ने अदम तहरीक ताउन शुरू किया। क्या ये सही बात है? दिल्ली को हिंदुस्तान का दारुस सल्तनत, हम दारुस सल्तनत कहते हैं कैपिटल को, कैपिटल को दूसरी जबान में राजधानी भी बोला जाता है। उर्दू में राजधानी, उर्दू या हिंदी में बोलते हैं, और प्योर उर्दू चले आएंगे तो दारुस सल्तनत। या जब आप खलीफा वाले दौर में आते हैं तो दारुल खिलाफा भी हो जाता है। तो मेरठ में बगावत शुरू हुई, कांग्रेस लीग समझौता पर दस्तखत किए गए। तो ये सब का चार जो ऑप्शन देना, चारों का एक दूसरे से बिल्कुल भी दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। महात्मा गांधी ने अदमिता नन कॉपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुई? ये आपका 1911 में कैसे हो जाएगा? नन कॉपरेशन क्या है? नन कॉपरेशन मूवमेंट। तो दिल्ली को हिंदुस्तान का दारुसल्तनत, हाँ, ये 1911 में बनाया गया। ये आपका बी वाला सही जवाब है। बाकी मेरठ में बगावत की शुरू हुई तो ये 1857 वाली बात है ना, उस वक्त की बात है। कांग्रेस लीग समझौता पर क्या कहता है, 1907 में अलग हुआ था, फिर 1916 में ये दोनों एक हो गए। तो ये उस वक्त वाली 1907 और 16 की बात है। यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ 1919 की चली आ रही है। तो यहां पर आपका ऑप्शन बी हो गया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात यहां पर 1919 वाले में ही था। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के जरिए बंगाल के तकसीम का ऐलान किया गया और 16 अगस्त 1905 को बंगाल की तकसीम का फैसला किया। याद रखिएगा कि जिसको हम दूसरे नाम से बंग भंग के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है? बंग भंग। यानी 20 जुलाई 1905 को बंगाल को दो अलग अलग हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और इस फैसले पर अमल कब हुआ? 16 अगस्त 1905 को। और दोबारा से जब किंग जॉर्ज पंजुम हिंदुस्तान आए थे, कब? 1911 में, जहां में दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली का कहते बहुत बड़ा दरबार था। उसी उसमें इसको क्या कर दिया? तकसीम को मनसूख यानी कैंसिल कर दिया गया, और यानी बंगाल को फिर से एक साथ कर दिया गया। और जो बंगाल की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता। या अंग्रेज जब हिंदुस्तान पे हुकूमत करने लगे थे तो हिंदुस्तान का वो बागडोर बंगाल से ही संभाल रहे थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने क्या किया? उसको कलकत्ता से दिल्ली की तरफ ट्रांसफर कर लिया, यानी दिल्ली को अपना राजधानी बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पानीपत की तीसरी जंग कब लड़ी गई? 1707, 1749, 1757 या फिर 1761? क्वेश्चन नंबर 14, पानीपत की तीसरी जंग कब लड़ी गई? 1707, 1749, 1757 या फिर 1761? देखिए, पानीपत की तीन जंगें हुई हैं अब तक। आपको याद रखना होगा कि कब कब उसकी हुई और कौन कौन सी हुई। सिंपल है, आसानी के लिए आप सिर्फ याद रख सकते हैं कि पानीपत की पहली जंग जो है वो आपका 1926 ईस्वी को लड़ी गई। 1926 ईस्वी किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, जिसमें बाबर की क्या हुई? जीत हुई।
और इब्राहिम लोधी की हार हुई। और लोधी हुकूमत के सबसे आखिरी बादशाह थे, या दिल्ली सल्तनत कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी, उसकी आखिरी क्या कहते बादशाह थे। दूसरी पानीपत की जो लड़ाई हुई वो कब हुई? 1556 ईस्वी में हुई। हेमू और मुगल बादशाह के बीच में हुई। इसमें मुगल बादशाह अकबर के बीच में हुई। दूसरे में क्या हुआ? अकबर की जीत हुई। दूसरी जो पानीपत की लड़ाई हुई उसमें अकबर के सिपह सालार का नाम क्या था? बैरम खान था। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई, तो तीसरी लड़ाई कब हुई? 1761 को, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। इसमें किसकी जीत हुई? अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई और मराठों की हार हुई। तीन सिर्फ आप सिंपल तौर पे आप याद रखिएगा कि 1526 ईस्वी में, उसके बाद 1556 ईस्वी में, फिर 1761 ईस्वी में तीन जंगें लड़ी गई। इंटरनेट बंद हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हिंदुस्तानी आइन के बुनियादी हुकूक में कौन सा हक शामिल नहीं है? हिंदुस्तानी आइन के बुनियादी हुकूक में कौन सा हक शामिल नहीं है? मुसावात का हक, आज़ादी का हक, काम का हक, या फिर इस्तिहसाल के खिलाफ हक। क्वेश्चन नंबर 15 में बताइए क्या होगा दुरुस्त जवाब। कौन शामिल नहीं है? नहीं की बात की गई ना। मुसावात यानी बराबरी, आज़ादी यानी इक्वलिटी, काम पाने का हक यानी हमें किसी चीज़ को काम हासिल करने का, या फिर ये कह सकते हैं राइट टू एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का हक, या फिर इस्तेहसाल के खिलाफ, अगर आपका कोई शोषण कर रहा है तो उसके खिलाफ हक। तो हिंदुस्तान के जो बुनियादी हकूक, फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं, उसमें काम पाने का हक यानी एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का हक, ये फंडामेंटल राइट में शामिल नहीं है। बाकी इसके अलावा जो सब है उनका नाम आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें और भी हम जान लेते हैं कि जो आर्टिकल में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हुए हैं हिंदुस्तानी आईन में, तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया हुआ है? यूएसए से लिया गया हुआ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया हुआ है। आइन के हिस्सा 3 यानी जो तीसरा पार्ट है उसमें दफा 12 से लेकर 35 तक के बीच में फंडामेंटल राइट का जिक्र है। फंडामेंटल राइट्स आपका क्या क्या है? सबसे पहला मुसावात का हक है, यह आर्टिकल 14 से 18 है। दूसरा आज़ादी का हक है, यह आर्टिकल 19 से 22 है। इस्तेहसाल का हक ये कब है? 23 से 24 है। मजहबी आज़ादी का हक ये 25 से 28 है। सकाफत और तालीम की आज़ादी ये क्या है? 29 से 30 है। आइनी चारा जोई का हक ये क्या है? आपका दफ़ा 32 है। इसमें एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि आइन से मुताल्लिक, आइन में जो उसका आपका सबसे पहला हिस्सा यानी आइन के शुरू में सबसे पहले क्या बताया गया आपका, जो उसको हम प्रस्तावना बोलते हैं, या उर्दू में तमहीद। तमहीद को जवाहरलाल नेहरू ने आइन का हार्ट यानी दिल बताया है। लेकिन अगर बी आर अम्बेडकर की जब बात करते हैं तो आइनी चारा जोई का हक, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज की जो बात की गई है ना, वो जो है उसको बी आर अम्बेडकर ने कहा कहते कुंजी कहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, संवैधानिक चारा जोई। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। राज्यसभा के अराकीन का दौरानिया। राज्यसभा के जो अराकीन यानी मेंबर्स होते हैं वो कितने सालों के लिए, उनका पीरियड क्या होता है? 4 साल, 5 साल, 6 साल, या फिर 9 साल। तो राज्यसभा के अराकीन का जो दौरानिया होता है यानी मेंबर होता है वो कितना? 6 साल के लिए होता है। राज्यसभा एक मुस्तकिल ये है, वहां जो भी मेंबर चुना जाता है वो 6 सालों के लिए मुंतखब होकर उस ओहदे पर रहता है। कुछ फैक्ट्स देखते हैं, जैसे पार्लियामेंट के 3 हिस्से हैं, सदर जमहूरिया, लोकसभा और राज्यसभा। पार्लियामेंट के कितने हिस्से? 3 हैं, सदर जमहूरिया, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को ईवान बाला के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ईवान बाला, यानी अपर हाउस के नाम से भी हम किसको? राज्यसभा को जानते हैं। राज्यसभा की तश्कील जो है 3 नवंबर 1952 को हुई थी। कब हुई थी? राज्यसभा का फॉर्मेशन 3 नवंबर 1952 को किया गया था। राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा मेंबर कितने हो सकते हैं? टोटल 250 मैक्सिमम हो सकते हैं। मौजूदा वक्त में राज्यसभा के अराकीन यानी उसके मेंबर्स कितने हैं? 245 है। राज्यसभा के 12 अराकीन को सदर जमहूरिया नामजद करता है। यह भी आप याद रखिएगा कि उनमें जो 12 मेंबर्स होते हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है। क्या होता है? नॉमिनेट किया जाता है। राज्यसभा के अराकीन 6 साल के लिए होते हैं, कि एक मुस्तकिल ऐवान है यानी मुकम्मल तौर पर कभी भी बर्खास्त नहीं होता।
कभी भी ये खत्म नहीं होता, बल्कि हर 2 साल पे 1/3 अराकीन यहाँ से क्या होते हैं, छटते रहते हैं, बाहर जाते हैं और फिर 1/3 अंदर आ जाते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए कि राज्यसभा में अगर 30 सीट है ना, तो हर 2 साल पे 1/3 यहाँ से बाहर निकलेंगे, यानी 10 लोग बाहर निकलेंगे और 10 लोग फिर आएंगे, जो बाकी 20 लोग हैं वहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजमेर में किस सूफी की दरगाह है? अजमेर में किस सूफी की दरगाह है? सलीम चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद या फिर हजरत निजामुद्दीन? अजमेर में किस सूफी की दरगाह है? क्वेश्चन नंबर 17 में बताइए। तो देखिए, अजमेर तो आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का क्या है, दरगाह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1992 से 92 मोहम्मद गौरी के साथ क्या हुआ था, हिंदुस्तान आए थे, उन्होंने चिश्तिया सिलसिला जो है उसकी बुनियाद डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किस खेल की शुरुआत इंग्लैंड में हुई? तीरंदाजी, क्रिकेट, बेसबॉल या फिर हॉकी? ये तो सब कोई जानते हैं, आप सब लोग बहुत इन चीज़ों को आजकल लाइक भी कर रहे हैं। अभी सीजन आईपीएल का हिंदुस्तान में चल रहा है, तो फिर बात ही क्या है। तो क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से हुई थी। नेक्स्ट है, क्रिकेट खेल की शुरुआत का पहला मैच जो क्रिकेट खेला गया था 1877 ईस्वी को खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। कहा? बर्लिन, यानी ब्रिन कैसे हो गया जी, बर्लिन होना चाहिए। यह एक रोजा मैच यानी वनडे मैच था, और एक रोजा मैच यानी शुरुआत पहले आप जानते हैं कि क्या है, टेस्ट से हुई थी। टेस्ट से पहले 4 दिनों का टेस्ट होता था, उसके बाद से वो 5 दिनों का अब हो रहा है, बहुत पहले ही चेंजिंग हो गया था। तो सबसे पहले टेस्ट से हुई, उसके बाद से फिर एक रोजा यानी वनडे मैच आया, और वनडे मैच भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ही भी खेला गया। अब आपका T20 मैच आ गया हुआ, उसके अलावा देखिए T10 मैच भी आपका आ गया हुआ है, यानी 20 ओवर, अभी 10 ओवर का। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी का मरकजी मकाम कहाँ है? दुबई में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली में विजय घाट किसकी मजार है? दिल्ली में विजय घाट किसकी मजार है? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन राम या फिर राजीव गांधी? क्वेश्चन नंबर 19 में बताइए क्या होगा सही जवाब। दिल्ली में विजय घाट जो कि मजार है लाल बहादुर शास्त्री का। कुछ बहुत फेमस मजार है या फिर जिसको समाधि बोलते हैं हिंदी में ना, वो आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। महात्मा गांधी की जो समाधि है उसको हम क्या कहते हैं? राजघाट कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू को शांतिवन, लाल बहादुर शास्त्री को विजय घाट, राजीव गांधी वीरभूमि, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, राजेंद्र प्रसाद महाप्राण, बी आर अंबेडकर चैत्य भूमि। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की इस वीडियो का, योजना आयोग का सदर कौन होता है? योजना आयोग का सदर कौन होता है? योजना आयोग, अब इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया, क्या है? नीति आयोग कर दिया गया है। पहले ये योजना आयोग हुआ करता था, 5 साल का पीरियड होता है, 5 वर्षीय प्लान भी इसको हम कहते हैं। इसका सदर वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर मालियात या फिर योजना वजीर होता है। तो वजीर आजम यानी प्राइम मिनिस्टर है, वही इसका सदर होता है। कुछ चीजें हम जान लेते हैं योजना आयोग से मुतालिक, कि योजना आयोग जो पहले जाना जाता था, अब उसका नीति आयोग कर दिया गया है। और नीति आयोग कब हुआ? साल 2005 में। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका क्या है? नाम है, और अब ये इस नाम से जाना जाता था। तो चलिए, 20 क्वेश्चंस था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो लोग भी नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।